Welcome friends. In this class I shall be teaching you about foreign exchange market, foreign exchange rates, BOP. So all of that will be taken care of in this particular class. आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द टॉपिक कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब देखिए इसको दो हिस्सों में बांट दीजिए, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट. Foreign exchange means foreign currency basically, and rate means the rate at which you can have that. So let us have one example here. Now suppose I want to have $1. For that I need to fetch 70 rupees. So that can be considered as a foreign exchange rate or normally exchange rate as well. So this is foreign exchange rate. So what is the foreign exchange rate? How do we define? Well, it is the price of one currency in terms of another. So if you want to buy one particular currency, say dollars, how much Indian currency you need to shell out for that, you need to pay for that, shall be considered as a foreign exchange rate. Now the question arises कि भाई इंडिया में तो फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है नहीं, अब रिक्शे वाले को हम डॉलर थोड़े ना देंगे, समोसा खाएंगे तो डॉलर थोड़े ना देंगे. तो सवाल ये होता है देन वाई वुड एनीवन वुड रिक्वायर फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज. सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड? Well guys, if you want to import some goods and services from other countries obviously, then you need to pay them in their own currency. Tourism, say if you want to travel the world, आपको बाहर घूमने जाना है दूसरे देशों में, तो again there you will be requiring their currency. For you it will be a foreign currency which you would require, and that's why you would demand. Purchase of assets in foreign countries. Well guys, assets here primarily refers to financial assets like stock, shares or land. लैंड इसलिए फाइनेंशियल एसेट कह रहा हूँ क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, सिर्फ पेपर क्लेम होता है कि दैट इज़ पेपर्स में लिखा होता है यू ओन दैट. So purchase of assets. So again, if you want to purchase an asset in any foreign country, again you need foreign currency to pay that, pay for that. Speculation. देखिए जो करेंसी डीलर्स वगैरह होते हैं, व्हाट दे डू इज़ कि वो ना बाहर की कुछ करेंसी जो फॉरेन करेंसी है वो लेके अपने पास स्टॉक कर लेते हैं इस एंटिसिपेशन में कि कल को रेट इंप्रूव होगा तो वो उस पर फ़ायदा कमाएंगे. एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज़ $1 70 का है हमारे एग्जांपल में, तो इस रेट पर एक इंडियन करेंसी डीलर ने बहुत सारा उठा लिया डॉलर्स इस एंटिसिपेशन में कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद ये 75 का हो जाएगा या 74 का हो जाएगा, और तब ये जब एक्सचेंज करेगा इंडियन करेंसी से तो उसे हर डॉलर पर अगर 75 हो जाता है तो ₹5 का फ़ायदा हो जाएगा. तो स्पेकुलेशन के लिए भी फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है. ट्रांसफ़र पेमेंट्स. वेल माय डियर फ्रेंड्स, सपोज़ कुछ बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाते हैं तो उनके माँ बाप उनको पैसे भेजते हैं ना वहाँ पर कि भाई खर्चे पानी के लिए. सो ट्रांसफ़र पेमेंट हमने नेशनल इनकम में भी आपको बताया था. ट्रांसफ़र पेमेंट वो होती है जिसके बदले में कोई गुड सर्विस ना मिले. सो गाइस, ट्रांसफ़र पेमेंट भी अगर आप विदेश में करते हो तो भी यू नीड फॉरेन करेंसी बिकॉज उसी टर्म्स में या उसी फॉर्म में आपको वहाँ पर यूज़ करना होगा. ट्रांसफ़र पेमेंट में वो भी आ जाता है एक देश जब दूसरे देश को हेल्प करे, फाइनेंशियली एड वगैरह दे. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि किस तरह से आपके देश में फॉरेन करेंसी कैन फ्लो. तो पहला एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डोंट यू थिंक अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, गोरों को सामान बेचता हूँ अपना, तो गोरे क्या करेंगे, मेरे देश के सेंट्रल बैंक के जो भी ऑथोराइज्ड है पार्टीज़ उनको अपनी फॉरेन करेंसी देंगे, उनसे मेरी इंडियन करेंसी लेके मुझे इंडियन करेंसी में पेमेंट करेंगे. सो डोंट यू थिंक मेरे देश के सेंट्रल बैंक के पास तो फॉरेन करेंसी आ गई ना. सेकेंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जैसे बाहर के जॉइंट वेंचर्स हो जाएंगे, हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी, या डायरेक्ट वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर लेंगे बाहर के लोग आपके देश में. सो तब भी आपके पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी. स्पेकुलेशन. जैसे आपके डीलर स्पेकुलेट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को लेके, तो फिर फॉरेन डीलर्स भी तो स्पेकुलेट कर सकते हैं आपकी करेंसी को लेकर. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. जैसे आप ट्रांसफ़र पेमेंट बाहर कर सकते हो, बाहर वाले भी आपके देश में ट्रांसफ़र पेमेंट कर सकते हैं. और ऑब्वियसली आपके देश में अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें आपके देश की करेंसी चाहिए होगी, उसके लिए वो अपने देश की करेंसी एक्सचेंज करेंगे हमारे सेंट्रल बैंक से, उनसे इंडियन करेंसी लेकर यहाँ पर फिर भेजेंगे. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. दिस सेज व्हाई वी नीड अ फॉरेन एक्सचेंज, एंड दिस वाज फॉरेन एक्सचेंज रेट. आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज.
तो आइए एक एग्जाम्पल से आपको इसको सिखाता हूँ। वेल गाइज, हमने यहाँ पे लिया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन करेंसी। हेयर वी आर टेकिंग फॉरेन करेंसी एज डॉलर्स and this is the exchange rate, which is $1 is equal to 70, we are assuming. Now tell me, if this $1 which was equal to 70 becomes equal to 72, that means earlier in order to have $1 I needed to pay 70 Indian rupee. Now I need to pay 72 rupee. Don't you think dollar has become costly for me? एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब ये है। सो मेरे बच्चों, इस केस में आप डिमांड कम कर देंगे। नहीं सर, मुझे तो बाहर जाना ही जाना है, मुझे तो बाहर से सामान लेना ही लेना है, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन नॉर्मली लोग अवॉइड करेंगे, कहेंगे जब रेट सही होगा तब देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर यही डॉलर जो 70 रुपये का था 68 का हो जाए, तो डोंट यू थिंक आपको अब हर डॉलर के लिए जो पहले 70 रुपये देने पड़ रहे थे अभी 68 देने पड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए मुफीद है, ये आपके लिए फेवरेबल है, ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, तो फिर आप डिमांड कर देंगे ज़्यादा डॉलर्स की। तो व्हाट इज़ द कैच हियर? द कैच इज़ दैट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, इन आवर केस डिमांड फॉर डॉलर्स, द कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग विच शोज इनवर्स रिलेशन। दैट इज़ एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, एक्सचेंज रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। So this is nature of demand curve of foreign exchange. अब हम सीखते हैं nature of supply curve of the foreign exchange. Well again, मैंने यहाँ पर लिया exchange rate which is $1 is equal to 70. यहाँ पर quantity demanded की जगह obviously I am taking quantity supply. So suppose $1 70 से बढ़कर 72 हो गया, exchange rate बढ़ गई। अब आप बताइए, गोरे को पहले $1 के बदले में कितने रुपए का माल मिलता था इंडिया से? 70। अब $1 में उसको कितने रुपए का माल मिलेगा? 72। तो आपको नहीं लगता गोरे को तो फ़ायदा है भाई? उसको पहले $1 के लिए 70 रुपये का माल मिलता था, अब $1 के लिए 72 रुपये का माल मिलता है। गोरा तो बिल्कुल खुश, गोरा कहता है मेरे को तो फ़ायदा है, और फ़ायदा है, इंडीड फ़ायदा है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज एक कैंडी ₹1 की आती है, इंडियन कैंडी, तो पहले गोरा $1 देता था, 70 कैंडीज ले लेता था। अब $1 लेगा तो कितनी कैंडीज मिलेंगी? 72। तो गोरे को फ़ायदा है। अब आप बताइए, अगर गोरे को आपसे फ़ायदा है खरीदने में तो वो ज़्यादा खरीदेगा, और अगर वो ज़्यादा खरीदेगा तो आपके पास पैसे भी तो ज़्यादा आएंगे, पैसे आएंगे फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, तो आपके पास सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता, $1 हो जाता 68 का, तो गोरे को नुकसान हो जाता। गोरे को पहले $1 में 70 का माल मिलता था, गोरे को अब $1 में 68 का माल मिल रहा है। गोरा कहेगा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, तो गोरा कम आपसे माल खरीदेगा क्योंकि उसको महंगा पड़ रहा है। तो फिर आपके पास भी जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब वो सामने से पास ही नहीं करेगा पैसे, वो खरीदेगा ही नहीं आपसे माल ज़्यादा, तो फिर आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी कैसे? सो व्हाट इज़ द कैच? द कैच इज़ दैट द सप्लाई कर्व of foreign exchange or foreign currency, in our case dollar, the supply curve is upward sloping. Next topic, this says equilibrium under foreign exchange market. Equilibrium under foreign exchange market. So guys, simply take the demand curve for dollars which is downward sloping, then take the supply curve which is upward sloping, and this is your exchange rate. $1 is equal to 70, and this will be the quantity. So here I won't be saying quantity demanded, quantity supplied, I'll simply be saying quantity of foreign exchange, and here I'll obviously take exchange rate. Clear यहाँ तक सभी को? Sure? चलिए, next topic. Now we shall be talking about currency depreciation and currency appreciation. आइए बात करते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन अगर आप नोटिस करें तो इट साउंड्स समथिंग नेगेटिव, कि डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है। सो व्हाट इज एक्चुअली द करेंसी डेप्रिसिएशन? मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब $1 70 का था और वो 72 का हो गया, तो आपको $1 के लिए अब 72 रुपीज़ फेच करने पड़ेंगे, पहले 70 देने पड़ते थे। दैट इज़ करेंसी डेप्रिसिएशन। और अगर $1 70 से 68 हो गया तो अब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज़ करेंसी एप्रिसिएशन। आइए इसको शब्द देते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन।
Well, fall in value of domestic currency in terms of foreign currency. Fall in value of domestic currency in terms of foreign currency is called currency depreciation. For example, $1 is equal to 70 and then it becomes $1 is equal to 72. अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? मुझे लगता है एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे और इम्पोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे. मैं रीज़न दे रहा हूँ. आप याद करिए, अगर $1.70 से $1.72 हो जाता है, जो कि करेंसी डेप्रिसिएशन है, दैट आई थिंक वी ऑल शुड बी क्लियर विद. तो अगर $1.70 से $1.72 हो जाता है, तो डोंट यू थिंक गोरे को पहले $1 में कितने का माल मिलता था? सर 70. अब कितने का मिलता है? सर 72. तो गोरे को तो फ़ायदा है ना यार. सोचो, गोरे को पहले $1 में $70 का माल मिलता था आपसे, अब उसे $1 में ₹72 का माल, 72 रुपीज़ का माल मिलता है. तो गोरा तो फ़ायदे की स्थिति में है ना यार. तो सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर उसको आपसे ख़रीदने में फ़ायदा है तो वो आपसे ज़्यादा खरीदेगा ना बेटा. और अगर आप ज़्यादा खरीदोगे और अदर गोरा आपसे ज़्यादा खरीदेगा तो आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा ना बेटे. ठीक है. अब इंपोर्ट क्यों कम हो जाएगा? यार एक बात बताओ, मेरे को ना बाहर से एक बाइक लेनी थी जो कि है से $1000 की. तो पहले $1000 के लिए मुझे 70 रुपीज़ का, अगर मैं उसको मान के चलूँ, तो 70 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती थी. अब मुझे कितने रुपये हिसाब से करनी पड़ेगी? 72 रुपीज़ के हिसाब से. तो मेरे को तो महंगा पड़ रहा है ना. तो अगर मुझे महंगा पड़ रहा है तो मैं डेफर कर दूंगा कि अभी नहीं खरीद रहा, मैं बाद में खरीद लूँगा. तो डिमांड कम कर दूंगा ना फॉरेन गुड की. तो अगर मैं डिमांड कम कर दूंगा फॉरेन गुड की, डोंट यू थिंक इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे? जायज़ बात है. ठीक है. करेंसी एप्रिसिएशन. वेल, करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. लाइक एग्जाम्पल. वेल, एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर ये कि $1.70 का था, अब $1 के लिए सिर्फ 68 देना पड़ता है. तो डोंट यू थिंक हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, हमारी करेंसी मजबूत हो गई है. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. हमारी वैल्यू क्यों बढ़ गई? पहले $1 के लिए ₹70 देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 68 देने पड़ते हैं, पहले से कम. यानी हमारी करेंसी मजबूत हो गई है. इफेक्ट्स. वेल, इसके अंदर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे. रीज़न, गोरे को पहले $1 में 70 का माल मिलता था. आई थिंक वी विल ऑल अग्री कि यहाँ मिलता था. लेकिन अब गोरे को $1 में कितने का माल मिलता है? सर 68. तो फिर गोरा डिस्करेज हो जाएगा. गोरा कहेगा यार ये तो महंगा पड़ रहा है यहाँ से. तो फिर अगर वो कम खरीदेगा तो आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा बच्चों. इंपोर्ट आपका बढ़ जाएगा. वही बाइक जो आपको $1000 की लेनी थी, पहले $70 पर डॉलर देने पड़ते थे रादर, अब 68 देने पड़ेंगे. तो आपको तो फ़ायदा हो रहा है. आपने कहा भाई साहब आने दो, तो फिर आप ज़्यादा खरीदोगे. अब सिर्फ बाइक ही नहीं, बाइक की एक्सेसरीज भी खरीदोगे साथ में, क्योंकि पैसे बच रहे हैं आपको. तो डोंट यू थिंक इम्पोर्ट बढ़ जाएगा आपका. सो दिस इज़ करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन. अगर मेरे नोट्स देखोगे तो नोट्स में ना ये वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अब आपके 1 to 7 और 56 to 63. तो मेरे नोट्स में से ये क्वेश्चंस इसके बाद आप पढ़ लो, पहले क्लियर कर लो, फिर आगे चलते हैं मेरा बच्चा. ठीक है. चलिए बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट. वेल बच्चों, BOP बेसिकली क्या होता है ये हम अब आपको बताते हैं. वेल, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. Balance of payment is a systematic record of all economic transactions between domestic country and rest of the world. तो आपके देश और दूसरे देश के बीच में जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, दैट विल फीचर अंडर BOP. So balance of payment is a systematic record of all economic transactions between domestic country and rest of the world. अब मेरे बच्चों, BOP comprises of two things, current account प्लस कैपिटल अकाउंट. आपको बहुत ध्यान से सीखना है मेरे बच्चों. करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. आइए बात करते हैं करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है. वेल, अगर आप कोई भी गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं, चाहे खरीद रहे हैं चाहे बेच रहे हैं, एक देश से दूसरे देश, सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट्स, तो मेरे बच्चों आप उसको करेंट अकाउंट का पार्ट मानेंगे. अब सवाल उठता है सर फिर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी असेट्स और लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करे,
मैं जब कहता हूँ आपकी, तो मतलब इट कुड बी एन इंडिविजुअल और इट कुड बी गवर्नमेंट एज वेल, सो नेशन एज अ होल. So BOP comprises of current account plus capital account. In current account you take goods, services and transfer payments, and in capital account you take assets or liabilities. All those entries rather which influence your asset or liabilities. So BOP, well, systematic record of all economic transactions between domestic economy and rest of the world. अब मेरे बच्चों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए. सबसे पहला, ये जो गुड्स वाला है, ये इसको एक और नाम भी दिया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT. दिस इज ऑल्सो नोन एज BOT. करेंगे इसके बारे में बात. अब मेरे बच्चों दो रूल्स हैं, वो रूल्स समझ लीजिए पहले ही. रूल नंबर 1, आपके देश से अगर कोई भी पेमेंट जाएगी तो वो डेबिट करनी है, और अगर आपके देश में कोई भी रिसीट आ रही है, पैसा आ रहा है विदेश से, तो उसे क्रेडिट करना है. ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर A. अब रूल नंबर B क्या है? रूल नंबर B है दैट BOP विल ऑलवेज हाँ जी, BOP विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम. मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों. सो BOP, well, systematic record of all economic transactions between domestic economy, residents of domestic economy and rest of the world, comprises of two accounts, current account and capital account. Whenever any transaction related to goods, services or transfer payment occur, it is coming under current account. Or if there is any transaction which involves asset or liabilities, then it will come under capital account. This goods thing is also known as balance of trade, short में BOT. दो रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे. अगर आपके देश से विदेश में पैसे जा रहे हैं, पेमेंट हो रही है, तो डेबिट. विदेश से आपके देश में पैसा आ रहा है, रिसिप्ट, तो क्रेडिट. और BOP शैल ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम. तो मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें अब सिखाऊंगा मेरे बच्चों, आप लोग बहुत ही ध्यान से सीखिएगा. तो आइए एक ट्रांजैक्शन लेते हैं. सपोज मैंने परचेज ऑफ मशीनरी, और वो $10,000 की है. ठीक है, तो सोच के बताइए, अगर आपको $10,000 की मशीनरी आपने ली है, तो पैसे आएंगे आपके पास या आप पैसे पे करोगे? क्या बात कर रहे हो सर, पैसे पे करेंगे? बिल्कुल. तो डोंट यू थिंक ये डेबिट होगा? सर क्यों? क्योंकि पेमेंट मीन्स डेबिट, अभी रूल बताया. ठीक है सर, अब कौन से अकाउंट में होगा, करंट या कैपिटल? अरे सर मशीनरी तो असेट होता है, कैपिटल. नो, करेंट अकाउंट. अरे सर अभी तो आपने कहा था असेट जो है वो तो कैपिटल में आती है. तो मेरी बात सब लोग ध्यान से सुन लीजिए. ये असेट अकाउंटिंग वाली असेट की तरह मत लीजिए. ये असेट है फाइनेंशियल असेट. फाइनेंशियल असेट मतलब जो पेपर क्लेम्स हो, आपने शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, स्टॉक्स खरीद लिए, लैंड खरीद लिया, ऐसे असेट जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती फिजिकल फॉर्म में. शेयर कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब तो पेपर क्लेम है इन दैट सेंस. और लैंड, अगर आपने बंगलो ले लिया लॉस एंजलिस में, तो आप वहाँ से उठा के क्या नोएडा ले आओगे क्या उसको? यू कांट डू दैट. तो वो वाली असेट्स आती हैं इसके अंदर जब हम ये असेट्स की बात करें. सो परचेज ऑफ मशीनरी $10,000, करेंट अकाउंट डेबिट. ठीक है, अब हमें इसको करना है एक्सप्लोर. मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि BOP कैसे इक्विलिब्रियम में होता है. क्लास में मैं आपको करा ही चुका हूँ, तो ये एक थोड़ा रिवीजन की तरह से आपके काम आएगा. तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चों. अब हाउ कैन आई पे दिस $10,000? तो बेटा एक है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शंस. ये क्या होता है मैं बताता हूँ बच्चों. मैं बाहर ही अपनी पर्सनल असेट्स बेच सकता हूँ. सपोज मेरा लॉस एंजलिस में कुछ असेट वगैरह पड़ी हुई है, मैंने वहीं बेच के वहीं पेमेंट कर दी मशीन के लिए. आई कैन डू दैट. दूसरा, मैं बाहर ही बोरिंग्स कर सकता हूँ, बोरिंग्स अब्रॉड. ठीक है, बढ़ने का साइन दिखा दिया मैंने, तो बोरिंग्स अब्रॉड, बोरिंग बढ़ गई. तो इसमें क्या करा मैंने, मेरे को $10,000 पे करने थे ऑब्वियसली मशीन के लिए. तो मैंने क्या करा कि बाहर ही मेरी कोई एसेट थी USA में, मैंने बेची, वहीं से वहीं पैसे दे दिए उनको.
क्योंकि यूएसए की एसेट है, यूएसए में बेचूंगा तो वहीं से डॉलर मिल जाएंगे, वहीं की वहीं पेमेंट होगी। दूसरा, मैंने बाहर ही यूएसए में सपोज मेरे को लोन मिल गया, वहीं से मैंने लोन लिया, वहीं की करेंसी में वहीं पेमेंट कर दी। तो ये तो एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं बच्चों प्राइवेट ट्रांजैक्शन। एक आता है बच्चे दूसरा तरीका, उसको हम कहेंगे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, इसके अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अब सपोज मेरी बाहर विदेश में कोई असेट नहीं है और बाहर मेरे को विदेश से कोई लोन भी नहीं मिल रहा, तो क्या मैं मशीन नहीं खरीदूंगा? मशीन तो चाहिए, फैक्ट्री में लगानी है। तो मैंने क्या करा, मैं अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास चला गया। मैं अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास चला गया, मैंने कहा ऐसा है मेरे को ना $10,000 दे दो। तो उनके पास ना रिजर्व्स होते हैं फॉरेन करेंसी के। मैंने कहा मेरे को $10,000 दे दो। कहता है 70 रुपये का रेट है, 7 लाख रुपए दे दे हमें। मैंने कहा 7 लाख रुपए दे दूं? कहता हाँ। तो ठीक है जी, तो 7,000 रुपये, अगर 7 लाख नहीं सॉरी कितने हो गए, हाँ 7 लाख। तो 7 लाख रुपए दे दे और $10,000 ले ले, क्योंकि 70 रुपये का $1 है। ठीक है, मैंने दे दिया उसको। इसको आपने ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहना है। इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। इस केस में क्या करेंगे, वो जो देश का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक्स जो रिजर्व्स हैं उसके वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको दे देगा ना डॉलर्स। तो जो उसके पास रिजर्व्स था डॉलर्स का या फॉरेन करेंसी का, वो तो कम हो जाएगा बेटे। तो ये दोनों तरीके आपके पास है। ठीक है, अब खूब ध्यान से इंजॉय करना मेरे बेटे, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा। बीओपी क्या होता है सर? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन डोमेस्टिक इकॉनमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कंपोनेंट्स बता बेटा। सर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बेटे करंट अकाउंट में क्या क्या होता है? सर गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स। बेटे गुड्स वाले को क्या कहते हैं? सर बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेटा कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? सर वो ट्रांजैक्शन जिसमें हमारे देश की असेट और लायबिलिटी में चेंज आ जाए, चाहे इंडिविजुअल चाहे गवर्नमेंट। ठीक है, रूल्स क्या हैं? सर अगर हमारे देश से पेमेंट होगी दूसरे देश में तो डेबिट, और अगर दूसरे देश से हमारे पास पैसे आते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है? सर बीओपी ना हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। बढ़िया, तो अब एक ट्रांजैक्शन से प्रूफ करेंगे ये दोनों चीज़ें। सो परचेज खरीद करी मशीनरी $10,000 की, तो डेबिट हो गया करंट अकाउंट। सर करंट क्यों, कैपिटल करो ना सर, असेट है मशीनरी। तो बेटे असेट यहाँ पर वो लेनी है जो फाइनेंशियल असेट्स हों। ठीक है, चलो तो ये हो गया डेबिट करंट अकाउंट। अब मैं पे कैसे करूं? या तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन या तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो मेरे बच्चों प्राइवेट में मैं बाहर ही अपनी कोई एसेट बेच दूंगा या बाहर ही अपना कोई लोन ले लूँगा। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में मैं अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास जाऊंगा और उनके रिजर्व्स को थोड़ा सा कम करवाएंगे, उनको उनसे लेंगे हम। सो मेरे बच्चों अब एक बात बताओ, चाहे आप प्राइवेट ट्रांजैक्शन करो चाहे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, मेरे हिसाब से आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बच्चों कहता है सर क्यों कैपिटल क्यों क्रेडिट होगा? अरे भैया अगर तू ये करता तो तेरी असेट गिरती, ये करता तो बोरिंग बढ़ती, ये गिरता तो ये करता तो सेंट्रल बैंक रिजर्व्स क्या, ये भी तो असेट ही कम हो रही है, यानी क्रेडिट। असेट कम और लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और पैसे आ रहे, असेट बेचेगा तो पैसे आएंगे ना, असेट गिरेगी तो पैसे आएंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी पैसे आएंगे, तो इसलिए क्रेडिट। सर प्रूफ क्या किया आपने? मैं बताता हूँ आपको क्या प्रूफ किया। पहली चीज़ जो मैंने प्रूफ करी वो ये प्रूफ करी कि बीओपी वॉज इक्वल टू करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, करेंट क्या था? डेबिट, कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट, तो बीओपी तो बैलेंस में ही रहा ना। सोच के देख, बैलेंस में ही रहा ना बेटा। ये इसको कहते हैं बीओपी आइडेंटिटी। ये बड़ी क्लासेस में सिखाया जाता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, तो 12th में सीख रहे हैं बच्चे, और क्लास में मैं तुझे करा ही चुका हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीख ले तो कहानी तेरी पूरी तरह से लॉक हो जाए। ये वाली ट्रांजैक्शन को कहते हैं ऑटोनॉमस, और इन दोनों को मिला के कहते हैं एकोमोडेटिंग। इसके क्या मतलब है, क्या मायने है, वो भी बता देता हूँ। वेल ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होती है जो आपने अपनी इच्छा से करी हो, अपने इकोनॉमिक मोटिव के लिए करी हो, और एकोमोडेटिंग होती है जो बीओपी को बैलेंस करने के लिए करी गई हो। अब ये जो ऑटोनॉमस हुई होगी, इससे डेबिट चढ़ गया बीओपी में, उस डेबिट को दूर करने के लिए क्रेडिट चाहिए था, वो आपने क्रेडिट करा आइदर थ्रू प्राइवेट ट्रांजैक्शन और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। इसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग, टू अकोमोडेट द इम्बैलेंस विच हैज बीन क्रिएटेड बाय ऑटोनॉमस।
समझ गए? बुक्स में वही बिलो लाइन अबव लाइन वो मेरे नोट्स में से आप पढ़ सकते हो, मगर मेन मुद्दा क्या है? ऑटोनॉमस होती है जो बीओपी के स्टेटस को करेक्ट करने के लिए नहीं करी गई, वो पर्सनल इकोनॉमिक मोटिव के लिए करी गई है। एकोमोडेटिंग होती है जो आपके ऑटोनॉमस की वजह से इम्बैलेंस आ गया बीओपी में, उसको दुरुस्त करने के लिए की जाए। आप खुद सोचो ना यार, अगर ये $10,000 नहीं मशीनरी खरीदी होती, पेमेंट ना करनी होती, तो फिर तुम क्यों अपनी पर्सनल एसेट बेच रहे होते भाई? क्यों बोरिंग कर रहे होते भाई? क्यों सेंट्रल बैंक को जाके छेड़ रहे होते? क्यों चाहिए होते तुम्हें $10,000? रिक्शे वाले में बांटोगे? बताओ ना, कहाँ समोसे वाले को दोगे $10,000? नहीं ना, ये जरूरत ही तब पड़ी जब ये ट्रांजैक्शन हुई। तो ये ऑटोनॉमस इकोनॉमिक मोटिव के लिए, इससे बीओपी में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यू विल बी डूइंग एकोमोडेटिंग आइटम्स। मैं इसको अगले वीडियो में और 1-2 एग्जाम्पल से सिखाऊंगा ताकि ये पूरा मजबूत हो जाए आपके साथ। ठीक है बच्चे, ये अगर कर लेते हो और मेरा अगला एग्जाम्पल कर लेते हो तो फिर मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा मेरे नोट्स में से आप कौन कौन से कर सकते हो। हालांकि क्लास में हम आपको ये बहुत बड़ी करा चुके हैं, तो इट शुड नॉट बी ट्रबल फॉर यू। ठीक है गाइस।